नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष शर्मा। पर्दे के पीछे के इस खास एपिसोड का आगाज करते हैं। यहाँ पे आपको बताते हैं यहाँ पर कि कौन सी खबरें जो है पूरे हफ्ते छाई रही और आने वाले हफ्ते की भी तैयारी कराते हैं। सबसे पहली खबर की बात करते हैं जिसने पूरे हफ्ते काफ़ी अटेंशन गेन किया। यहाँ पर मार्केट में काफ़ी बज़ रहा। अब ऐसे में निवेशकों के मन में सवाल है कि भाई आगे करे तो करे क्या। यहाँ पर हम लोग बात करें वेदांता ग्रुप के डीमर्जर की खबर की। 4 कंपनियां लिस्ट होती दिखी। हालांकि लिस्टिंग के बाद इन शेयरों में काफ़ी भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। 5 दिनों के अंदर अगर आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें, जैसे वेदांता आयरन और स्टील की बात करें तो स्टॉक जो भाव बंद होता हुआ दिखा वो 26 रुपये के आसपास हुआ। 25% की तेजी आई। वेदांता पावर की बात करें तो 41 के भाव के आसपास बंद हुआ। फ्लैट रहा पूरे हफ्ते भर में। वेदांता एल्यूमिनियम की बात करें 460 रुपये के भाव पर रहा, करीब 11% की गिरावट आई। वेदांता ऑयल एंड गैस की बात करें 33 रुपये के भाव पर रहा, करीब 13% की गिरावट देखने को मिली है। अब इस लिस्टिंग के बाद ब्रोकरेज एक रिपोर्ट आई है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उनको जो पसंद आ रहा है इन तमाम कंपनियों के बीच में वो वेदांता एल्यूमिनियम आ रहा है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की रिपोर्ट है। उनका साफ तौर पर कहना है कि खरीदारी कीजिए 600 के लक्ष्य के लिए। यहाँ पे क्यों बेहतर उनको दिख रहा है ये समझ लेते हैं। उनका कहना है कि एल्यूमिनियम सेक्टर के लिए आने वाले सालों का आउटलुक जो है वो काफ़ी मजबूत दिख रहा है। जो रिपोर्ट है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि FY 26 से लेकर 29 के दौरान सेक्टर में वॉल्यूम ग्रोथ करीब 6% कैगर के हिसाब से बढ़ सकती है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ सकती है। साथ ही कंपनियां बॉक्साइड और कोयला खदानों के जरिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन बढ़ा रही हैं, जिससे जो प्रोडक्शन लागत है उसमें लगभग $150 प्रति टन तक की कमी आ सकती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप समझिए, जब किसी कंपनी का प्रोडक्शन लागत लगातार घटती चली जाए तो ये काफ़ी बढ़िया होता है। और यहाँ पर आप ये भी समझिए कि पिछले 5 सालों के सबसे न्यूनतम स्तर पर यहाँ पे कंपनी की जो है लागत पहुँचती हुई, प्रोडक्शन लागत जो है वो पहुँचती हुई दिख रही है। वैश्विक एल्यूमिनियम बाजार में यहाँ पे स्ट्रक्चरल डेफिसिट की स्थिति यहाँ पर अभी बनी हुई है, जो ब्रोकरेज का कहना है, जिसके चलते कैलेंडर ईयर FY 27-28 में एल्यूमिनियम की कीमतें जो है 3,700 से लेकर $3,800 प्रति टन तक पहुंचने का अनुमान है। और उनको लग रहा है यहाँ पर ब्रोकरेज को कि आने वाले समय में इसमें एक स्ट्रेंथ जो है स्टॉक में देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, ये जो फैसला है सेबी का बहुत इंपॉर्टेंट फैसला, और ये हम लोग आपके सामने रखते हैं यहाँ पे। और आप ये समझिए, देखिए जो मार्केट रेगुलेटर है सेबी ने शेयर बाजार से जुड़े 2 बड़े फैसले लिए। इन फैसलों का असर कंपनियों, म्यूचुअल फंड्स और निवेशकों पर साफ तौर पर दिखेगा। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज के जरिए ओपन मार्केट बायबैक की व्यवस्था को फिर से शुरू करने का फैसला किया है, यानी कि अब कंपनियां बाजार से अपने शेयर वापस खरीद सकेंगी। तो आइए थोड़ा सा और इलेबरेट करके समझते हैं, विस्तार से समझते हैं। सेबी के मुताबिक स्टॉक एक्सचेंज के जरिए ओपन मार्केट बायबैक की जो व्यवस्था है वो 1 अगस्त 2026 से लागू होगी। जब किसी कंपनी के पास अतिरिक्त नकदी होती है, कैश होता है, तो उससे लगता है कि उसका शेयर जो है वो वास्तविक कीमत से कम पर कारोबार कर रहा है, तो वो क्या करता है, मार्केट से अपने ही शेयर को खरीदारी करता है वहाँ पर। इसी को बायबैक कहा जाता है। अब इससे बाजार में जो उपलब्ध शेयरों की संख्या है वो घटती है, शेयर धारकों को फायदा मिल सकता है। सेबी ने इस प्रक्रिया के लिए सख्त समय सीमा जो है वो तय कर दी है। अब किसी भी कंपनी को बायबैक शुरू होने के बाद 66 डेज के भीतर पूरी प्रक्रिया जो है वो खत्म करनी होगी। इसका मकसद ये हुआ कि जो सुनिश्चित करना होगा कि कंपनी सिर्फ घोषणा करके निवेशकों को आकर्षित ना करे, बल्कि तय समय सीमा में शेयर खरीदे और उसको आगे करे भी, आगे बढ़े भी। वहां पर नए नियमों के तहत कंपनियों को बायबैक के लिए तय कुल रकम का अगर आप देखें कम से कम 40% हिस्सा शुरुआती आधी अवधि में खर्च करना ही होगा। सेबी ने म्यूचुअल फंड को लेकर भी काफ़ी बड़ा फैसला लिया और काफ़ी बड़ा राहत वाला फैसला है। म्यूचुअल फंड दिन के दौरान होने वाली अस्थायी नकदी की कमी को पूरा करने के लिए इंटरडे में उधारी ले सकेंगे। यानी कि आसान भाषा में अगर आप समझे तो अगर किसी फंड के पास कुछ घंटों के लिए भुगतान करने लायक अगर पूंजी नहीं है, पर्याप्त पैसा नहीं है, तो वो उस दिन के लिए उधार लेकर काम चला सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अगर आप यहाँ पे इंटरडे के लिहाज से समझे इसको। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, आने वाले समय में 2 स्टॉक्स पर काफ़ी इंपैक्ट होता दिख सकता है अगर इस तरह की स्थितियां देखने को मिलती है। हाइड्रो पावर सेक्टर के लिए अल नीनो और कम बारिश की जो आशंका है वो चिंता बढ़ा सकता है। साफ तौर पे एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर मानसून कमज़ोर रहता है तो जो जलाशय हैं, पानी का जो स्तर है वहाँ पर वो प्रभावित हो सकता है, जिससे हाइड्रो पावर उत्पादन पर दबाव बढ़ेगा। अल नीनो की स्थिति आमतौर पर भारत में कम बारिश से जुड़ी मानी जाती है। आप ये समझिए कम सालों में बांधों और जो तमाम तरह के जो जैसे जलाशय होते हैं उनमें जल उपलब्धता जो होती है वो घट सकती है। यहाँ पे अगर बारिश कम होगी तो जाहिर सी बात है तमाम तरह की स्थितियां देखने को मिलेंगी। यहाँ पे इसका सीधा असर हाइड्रो पावर जनरेशन कंपनियों और शेयरों पर पड़ने की आशंका है। कौन कौन से शेयर प्रभावित हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिए इसका असर पहले भी इस तरीके के देखने को मिला है। 2015-16 में एल नीनो के दौरान हाइड्रो पावर उत्पादन जो है वो करीब 12% तक गिर गया था। किन कंपनियों पर असर हो सकता है? अगर आप देखें तो एनएचपीसी का बड़ा कारोबार जो है हाइड्रो पावर पर आधारित है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के पोर्टफोलियो
में भी हाइड्रो पावर की क्षमता जो है वो काफी हद तक शामिल है। कमजोर बारिश की स्थिति में दोनों कंपनियों के उत्पादन और आय पर दबाव बन सकता है। इस हफ्ते अगर आप देखें तो एनएचपीसी का जो शेयर है वो फ्लैट रहा, 75 रुपए के भाव पे रहा। वहीं जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करें तो वो करीब 572 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा। अब एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, मानसून की अगर प्रगति नहीं होती, अगर आगे नहीं बढ़ता हुआ दिखता और जलाशयों का स्तर जो है वो कम होता हुआ दिखता है, तो फिर ये कंपनी के लिए एक झटके के तौर पर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, भारत के कुकिंग कोल लिमिटेड यानी कि बीसीसीएल के शेयरों में गुरुवार को शानदार तेजी देखने को मिली। कंपनी का शेयर जो है वो कारोबार के दौरान अगर आप देखें इंटरडे के दौरान 10% चढ़ा और 43 के भाव पे पहुंच गया। पिछले 5 दिनों में 13% की तेजी आई। ये तेजी उस ऐलान के बाद आई। यहाँ पर दरअसल कौन सा ऐलान हुआ, दरअसल बीसीसीएल जो कि भारत कुकिंग कोल है, उसने अपनी दुग्धा कोल वॉशरी को आधिकारिक तौर पर जेएसडब्ल्यू स्टील को सौंप दिया। कोल वॉशरी वो प्लांट होता है जहां पर कोयले को साफ करके उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी को बेहतर किया जाता है। इस वॉशरी की जो क्षमता है वो 20 लाख टन सालाना यहाँ पर है। अगर आप ये समझे खबर क्यों महत्वपूर्ण है तो मैं आपको और आसान भाषा में समझाता हूँ। देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत में किसी सरकारी कोल वॉशरी का मोनेटाइजेशन किया जा रहा है। मोनेटाइजेशन का मतलब ये कि सरकारी एसेट को निजी कंपनी के संचालन या उसके उपयोग के लिए देकर उसके आर्थिक मुनाफे को हासिल करना है, यानी कि सरकारी कंपनियों को अपनी एसेट से बेहतर रिटर्न मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट खबर थी, वो हमने आपके सामने रख दी। इस हफ्ते भारत के रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2025-26 में देश का डिफेंस प्रोडक्शन रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपए पहुंचने की खबर आने के बाद निवेशकों का उत्साह काफी बढ़ गया, जो कि वित्त वर्ष 2020-21 के आप देखिए 84,643 करोड़ रुपए के मुकाबले लगभग 110% अधिक है। आप ये समझिए इस तरह की खबरों के बाद जो है जबरदस्त तेजी देखने को मिली यहाँ पर, और खास तौर पर जो रक्षा विनिर्माण क्षेत्र है उसके विस्तार के संकेत देखने को मिले, और इसी वजह से जो है डिफेंस स्टॉक्स जो है भागते हुए दिखे यहाँ पर। चाहे आप यहाँ पे पारस डिफेंस स्पेस की बात कीजिए, आप ये सोचिए एक महीने में 75% तक शेयर चढ़ गया। वहीं जीआरएससी की बात करें यहाँ पर 10% तक की तेजी आई। डाटा पैटर्न की बात करें यहाँ पर, आप सोचिए कि डाटा पैटर्न एक महीने के अंदर 27% तक चढ़ता हुआ दिखा। अपोलो माइक्रो सिस्टम 30% तक चढ़ गया है। और अस्त्र माइक्रोवेव की बात करें यहाँ पर करीब 53% की तेजी आई। और एमटीआर से लेके तमाम स्टॉक जो है एक बहुत शानदार तेजी इन्होंने दिखाई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो और भी दूसरे स्टॉक थे जो हल्की बढ़त दिखाते हुए दिखे। और यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर भी देखिए किस तरीके से हमारी टीम बेहतरीन तरीके से आपको बैक टू बैक जो है स्टॉक्स के जो है प्राइजेस आपको शो कर रही हैं यहाँ पे। और अब साफ तौर पे देखिए एक्सपर्ट्स का क्या मानना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी सरकारी जो कोशिशें जो हो रही हैं, बड़े ऑर्डर बुक जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है, उससे निवेशकों की दिलचस्पी और बढ़ रही है और आने वाले दिनों में और ऑर्डर बुक की जो है वो मजबूती देखने को मिल सकती है। इस हफ्ते टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। हफ्ते भर में शेयर 12% तक टूट गए, 355 रुपए के भाव पर आ गए। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। गिरावट की मुख्य वजह कंपनी की सहयोगी लग्जरी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग जो है कंपनी है बेसिकली जगुआर लैंड रोवर के जरिए अपने इन्वेस्टर डे में पेश किया गया FY27 का आउटलुक रहा है, जिसकी वजह से बाजार के जो सेंटीमेंट्स हैं वो स्टॉक के प्रति खराब हो गए। यहाँ पे जेएलआर ने FY27 के लिए 13% रेवेन्यू बढ़ोतरी का अनुमान जताते हुए 26 बिलियन पाउंड यानी कि लगभग 3 लाख करोड़ के रेवेन्यू का लक्ष्य रखा। कंपनी ने एबिट मार्जिन 4% रहने का अनुमान जताया, जो कि जबकि पिछले वित्त वर्ष में ये शून्य के स्तर से बेहतर है। हालांकि बाजार को इससे अधिक मार्जिन की उम्मीद थी और यही चीज पसंद नहीं आई, जिससे जो है स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। कंपनी ने यह भी कहा कि चालू वित्त वर्ष में उसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो ब्रेक इवन के स्तर पर पहुंच सकता है। और लगातार जो है खबरें जो है वो नेगेटिव स्टॉक्स में आती हुई दिखी। और इसके अलावा जेएलआर के मीडियम टर्म में डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ का लक्ष्य जो है कंपनी ने दोहराया है, लेकिन उसके बावजूद जो है जो रेवेन्यू गाइडेंस और दूसरी गाइडेंस रहे वो यहाँ पर बाजार को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से स्टॉक जो है वो टूटता हुआ दिखा है। यहाँ पर जेएलआर टाटा मोटर्स पैसेंजर के कारोबार की रीढ़ है और कंपनी के कुल रेवेन्यू में इसकी अगर आप हिस्सेदारी देखें तो 70% हो जाती है। तो ऐसे में ये डर लगना स्वाभाविक सी बात है, इसका असर जो है वो साफ तौर पे दिखता है यहाँ पर। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ पर जो है जेएलआर की प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार के संकेत जरूर मिलेंगे आने वाले दिनों में, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आउटलुक जो है वो नेगेटिव दिख रहा है। चलिए अब एक और दिलचस्प खबर की बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक की, और उसके फाउंडर और जो चेयरमैन है भाविश अग्रवाल की भी। यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या किया, मार्केट रेगुलेटर सेबी के साथ जो है एक मामले को लेकर सुलझाने को लेकर सेटलमेंट को लेकर एक आवेदन दायर किया। यहाँ पे कंपनी पर निवेशकों को साफ तौर पर कथित तौर पर भ्रामक और गलत जानकारी देने के आरोप लगे थे और जिससे उसके जो शेयर वैल्यू पर असर पड़ सकता है, इस तरह की खबरें जो है वो निकल के आई थी और सेबी ने साफ तौर पर इसी तरीके का एक नोटिस जारी किया था।
अब आप ये समझिए पूरे हफ्ते जो है स्टॉक में इस खबर के बाद दबाव देखने को मिला, 9% तक स्टॉक टूट गया। अब रिपोर्ट के मुताबिक सेबी ने 10 अप्रैल को कंपनी को कारण बताओ नोटिस जो है, शोकेस नोटिस जो है वो जारी किया था। उसके बाद 23 अप्रैल को ओला इलेक्ट्रिक और भाविश अग्रवाल ने बिना आरोप स्वीकार किए या फिर खारिज किए मामले को निपटाने के आवेदन यहाँ पे दाखिल किया। ये मामला कंपनी के जरिए अपने सर्विस नेटवर्क विस्तार, बिक्री के आंकड़ों और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च की समय सीमा से जुड़े दावों पर केंद्रित था। विवाद का जो प्रमुख मुद्दा रहा वो दिसंबर 2024 में कंपनी के जरिए किए गए सर्विस नेटवर्क विस्तार के दावे का था कि भाई हमारे तो इतने सारे यहाँ पे सर्विस नेटवर्क हैं यहाँ पर, तो वो जो दावक जो नंबर थे उसके लिहाज से वो जो था काफ़ी ज़्यादा भ्रामक था। ओला इलेक्ट्रिक ने स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी में बताया कि 25 दिसंबर 2024 तक देश में 4000 लोकेशंस तक उनकी पहुंच है और जिसमें 3200 से अधिक जो है नए आउटलेट सर्विस सेंटर जो है वो ऑपरेशन होते हुए दिखेंगे। और इसी आरोप को लेकर जो है सेबी ने यहाँ पे जानकारी जो है मांगी उनके ऊपर, और जो है इन्हीं आरोप पर जो है उन्होंने जो है अपनी विस्तृत जानकारी शेयर करी। और आप ये समझ लीजिए सेबी की जांच जो है अगस्त 2024 में जो है कंपनी के लिस्टेड के बाद जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखी थी। और इसी चीज़ को लेकर क्योंकि जब कोई कंप्लाइंस के मामले में फंस जाता है ना, देखिए उसके बाद फिर जो है रिलाई करना उसके ऊपर, निवेशकों को रिलाई करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही बड़ा कंसर्न था जो पूरे हफ्ते भर में देखने को मिला है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ब्यूटी और लाइफस्टाइल रिटेलर नायका कंपनी की बात करते हैं। यहाँ पे पेरेंट कंपनी एफएसएन ई कॉमर्स है यहाँ पर, और शेयरों में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। हफ्ते भर में 11% तक चढ़ गए, एक साल के नए हाई पे 303 रुपये के भाव पर पहुँचते हुए दिखे। आप ये समझिए कि पिछले साल अगर आप देखें 20 जून 2025 को तो एक साल के निचले स्तर पर 191 रुपीज़ के आसपास था, और वहाँ से क्या छलांग लगाई है। दरअसल कंपनी ने तेज़ी क्यों आई वो समझ लेते हैं। कंपनी ने क्या किया, आप 2030 का बिजनेस पेश किया, कंपनी ने आगे का जो विजन होता है वो पेश किया। कंपनी ने अपने एनुअल इन्वेस्टर डे में बताया साफ तौर पे कि आने वाले सालों के हिसाब से वो 500 करोड़ डॉलर से अधिक के ब्यूटी और लाइफस्टाइल बिजनेस के बनाने का वो लक्ष्य लेकर चल रही हैं, और इसी की वजह से स्टॉक ने जश्न मनाया यहाँ पे। अब ये नायका का FY30 विजन है क्या, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आगे के बिजनेस को आपको और जो तरीके से क्लैरिटी मिल सके। तो देखिए 2030 तक 2 से 3 गुना कंपनी जो है अपने एबिटा यानी कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसको बढ़ाने की बात यहाँ पर कर रही है। और आप ये भी समझिए उनके साफ तौर पे क्या कहना है कि ऑपरेटिंग मार्जिन्स को लो से लेके टू मिड टीन्स तक, अब लो से लेके मिड टीन, लो मतलब हुआ भाई कि 10% के आसपास, और मिड टीन्स कितना हुआ 17 से 18% तक पहुंचने की उम्मीद ये मान के चल रहे हैं। कंपनी की योजनाएं 40% से अधिक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बनाए रखेंगे। कंपनी का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में एग्जीक्यूशन, ऑपरेटिंग लेवरेज, कैपिटल, जो यहाँ पे तमाम तरह की जो चीज़ें इन्वेस्टमेंट जो है वो जो लक्ष्य तय कर रही है कंपनी वो हासिल आसानी से कर पाएगी। और इसी वजह से यहाँ पे स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि आगे का नजरिया कंपनी का काफ़ी बुलिश दिख रहा था। आगे बढ़ते हैं पे शेयर बाजार में शुक्रवार का दिन जो है वो आईटी स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा खराब रहा। देश की बड़ी आईटी कंपनियों में ज़ोरदार गिरावट देखने को मिली। इन्फोसिस की बात कर लीजिए, करीब 8.5% तक टूट गया यहाँ पे, और सबसे बड़ा नुकसान झेलने वाला स्टॉक रहा यहाँ पे। एम्फेसिस की बात कर लीजिए, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट सिस्टम, TCS में 6% तक की गिरावट आई है यहाँ पर। LTI माइंडट्री भी 5% तक टूट गया। विप्रो की बात कीजिए, L&T टेक्नोलॉजीज की बात कीजिए, मतलब पूरा इंडेक्स भी अगर आप उठा के देखें तो 6.5% तक वो टूट गया। अब हुआ क्या, देखिए दुनिया की जो दिग्गज IT सर्विसेज कंसल्टिंग कंपनी है सेंचर, उसके शेयरों में भी 14% की, बल्कि बढ़ते बढ़ते 18% तक की गिरावट आई। आप सोचिए इतनी बड़ी गिरावट सेंचर में पहले नहीं देखी गई यहाँ पर। क्यों ऐसा हुआ यहाँ पे, कंपनी ने अपने रेवेन्यू ग्रोथ के अनुमान को घटा दिया यहाँ पे चौथी तिमाही के लिए, क्योंकि अभी Q3 के जो आए रिजल्ट्स जो आए वो Q3 के, लेकिन Q4 की जो गाइडेंस है वो वॉल स्ट्रीट को पसंद नहीं आए वहाँ पर। और आगे आप ये समझ लीजिए कि एसेंचर के जो नतीजे वो भारत के लिहाज से क्यों इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है, देखिए माना जाता है कि एसेंचर का क्योंकि जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे भारतीय IT शेयरों पर पड़ता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि उनका जो बिजनेस मॉडल है लगभग बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पे जो जैसे हमारी भारतीय कंपनियों का। इसलिए आप ये मान के चलिए वहाँ पर जिस तरीके की चीज़ें होंगी वो स्थिति वह यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। अब कंपनी ने किया क्या, देखिए चौथी तिमाही में 17.75 अरब डॉलर से लेके 18.40 अरब डॉलर के बीच में रेवेन्यू की उम्मीद उन्होंने जताई, जबकि मार्केट कितना सोच के चल रहा था कि भाई करीब 18.50 अरब डॉलर तो ये चलेगी यहाँ पर, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन से कम आया, जिसके वजह से कंसर्न पैदा हो गए। अब इसके अलावा कॉन्स्टेंट करेंसी की बात करें तो वहाँ पर भी जो है 3 से 4% का रेवेन्यू बढ़ोतरी के अनुमान जताए, जबकि 3 से 5% थे, यानी कि 1% का और कम की यहाँ पे गुंजाइश बन गई।
ऐसे में मार्केट ने क्या किया, इसको जो है साफ तौर पे पनिश करते हुए दिखे और स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। अब हम एक दूसरे आईटी स्टॉक्स की बात करते हैं जिसने उल्टी गंगा बहाते हुए दिखी। सोनाटा सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। जबरदस्त हफ्ते भर में जबरदस्त तेजी रही स्टॉक के अंदर। कंपनी के जो शेयर है, आप सोचिए हफ्ते भर में 14% तक चढ़ गया, 308 रुपए पर आ गया। अब तेजी क्यों आई ये समझ लेते हैं। आप ये समझिए कि सोनाटा सॉफ्टवेयर की जो पूर्ण स्वामित्व वाली जो सहायक कंपनी है एनकोर आईटी सर्विसेज सॉल्यूशन, उसके मर्जर को लेकर एनसीएलटी की तरफ से यहाँ पे मंजूरी मिल गई है। दरअसल चेन्नई स्थित नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी की जो पीठ है, उसने 11 जून को सोनाटा सॉफ्टवेयर और उसकी जो सहायक कंपनी एनक्योर आईटी सर्विसेज के बीच प्रस्तावित विलय योजना को मंजूरी दे दी है। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा कि ये मर्जर कंपनियों के शेयरधारकों के हितों के खिलाफ नहीं है। मर्जर जो प्रभावी होने के बाद एमक्योर आईटी सर्विसेज का अलग अस्तित्व खत्म हो जाएगा और इसका सोनाटा सॉफ्टवेयर में इंक्लूजन हो जाएगा। साथ ही सोनाटा के जरिए एनक्योर में रखे गए इक्विटी शेयर भी रद्द कर दिए जाएंगे। अब क्या फायदा होगा, देखिए कंपनी के मुताबिक इस मर्जर का मकसद ग्रुप की कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग को आसान बनाना है, लागत को कम करना है, डिजिटल और एआई कारोबार को और मजबूत करना है, ऑपरेशन क्षमता को बढ़ाना है। तो इन्हीं तमाम चीज़ों के बिना पर यहाँ पर जो है स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। एक तरफ दूसरा आईटी स्टॉक, एक तरफ ये आईटी स्टॉक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एनएससी के आईपीओ को लेकर जबरदस्त बस क्रिएट होता हुआ दिखा। पेपर्स फाइल होते हुए दिखे डीआरएफपी के जरिए। यहाँ पे ये आईपीओ पूरी तरीके से ओएफएस होगा। यहाँ पर मौजूदा शेयर होल्डर्स जो होंगे करीब 14.89 करोड़ शेयर जो है वो ओएफएस के जरिए बेचेंगे। ओएफएस के तहत सरकारी बैंक, बीमा कंपनियां, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है मोटा मुनाफा कमाते हुए दिखेंगे। इसके तहत मौजूदा शेयरधारक अपने शेयर बेचेंगे और उससे मिलने वाला पैसा उनके पास पहुंचेगा। यहाँ पर अब आप समझिए कि ओएफएस के जरिए किन किन कंपनियों को फायदा होता हुआ दिख सकता है। सबसे बड़ा सेलर कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, करीब 2.47 करोड़ शेयर बेचेगा। खास बात यह है कि एसबीआई ने ये शेयर औसत सिर्फ 80 पैसे प्रति शेयर की लागत पर खरीदे थे। अब आप सोचिए 80 पैसे की लागत से खरीदा गया कोई शेयर है, तो आप सोचिए कितना मुनाफा कमाया कंपनी ने यहाँ पर। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर। अब आप इसके अलावा और दूसरी चीज़ों को देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, उसने 54 पैसे प्रति शेयर के आसपास खरीदा था। 1 करोड़ शेयर उसके पास है यहाँ पर। इसके अलावा आप होल्डिंग कंपनी इसके और दूसरी कंपनी को देखें तो वहाँ पर भी आप देखिए ज़बरदस्त 46 पैसे के आसपास जो है दूसरी कंपनियों ने भी यहाँ पे जो कंपनी है उन्होंने यहाँ पे स्टॉक जो है वो खरीदा है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, न्यू इंडिया एश्योरेंस की बात करें यहाँ पर, तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिन्होंने अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किए थे और बहुत कम भाव पर किया था यहाँ पर, और उसका फायदा जो है वो ज़बरदस्त कमाई के जरिए यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पे समझिए विदेशी निवेशक कौन कौन से, मॉर्गन स्टैनली जो यहाँ पे समर्थित है, एमएस स्ट्रेटेजिक जो मॉरिशस फंड है उसके करीब 1.6 करोड़ यहाँ पे शेयर्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे एरांडा इन्वेस्टमेंट जो मॉरिशस का फंड है उसके शेयर्स हैं यहाँ पे। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनके शेयर हैं, लेकिन आप सोचिए कि एसबीआई ने किस कदर जो है मुनाफा यहाँ पर कमाया है। केंद्र सरकार की ओर से विंड एनर्जी सेक्टर को लेकर किए गए महत्वपूर्ण कदम ने निवेशकों का भरोसा वापस जो है वो बढ़ाया है। सुजलॉन शेयर को देखें अगर तो 5 दिनों के अंदर स्टॉक में करीब 7% की तेजी आई, भाव 60 रुपए के आसपास पहुंचता हुआ दिखा। दरअसल हुआ क्या, आइए समझते हैं। मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो मिनिस्टर हैं यहाँ पे प्रहलाद जोशी जो है, उनके एक हालिया बयान ने काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है बस क्रिएट किया। प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत में बड़ी संख्या में पुरानी विंड टर्बाइन जो है संचालित हो रही हैं, जिन्हें आधुनिक और अधिक क्षमता वाली मशीनों से बदला जाना चाहिए और यहाँ पे इस पे काम शुरू होना चाहिए। इसके बिना अतिरिक्त भूमि उपयोग के बिजली उत्पादन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी के जो संभावना है वो भी उन्होंने कहा। यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि विंड इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन और इंडियन विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन को उन्होंने 30 दिन के अंदर देश की पुरानी हो चुकी तमाम टर्बाइन जो है उनको बदलने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आप इसका आकलन कीजिए और प्रस्तुत पेश कीजिए, और उन्होंने निर्देश दिया साफ तौर पे। उन्होंने कहा कि बाजार का जो यहाँ पर साफ तौर पे मानना है कि पुरानी विंड टर्बाइन जो है वो आधुनिक तकनीक से बदलने की ज़रूरत है। सरकारी योजना इसके ऊपर काम करने शुरू कर दिया है। अब आने वाले दिनों में इसमें और गति मिलती हुई दिख सकती है। थोड़ा सा और बारीकी से समझे सुजलॉन के लिए क्यों है महत्वपूर्ण खबर। जैसे सुजलॉन जो है भारत की प्रमुख विंड टर्बाइन निर्माता कंपनी है। पुरानी टर्बाइन के रिप्लेसमेंट से नए ऑर्डर्स कंपनी को मिलते दिखेंगे, संभावना और प्रबल होगी। रीपावरिंग प्रोजेक्ट से टर्बाइन की बिक्री और सर्विस बिजनेस जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा और कंपनी की ऑर्डर बुक और रेवेन्यू को और स्ट्रॉन्ग और मोमेंटम जो है वो मिलता हुआ दिखेगा। गौतम अडानी ग्रुप ने भविष्य के 2 सबसे बड़े सेक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और एनर्जी स्टोरेज में बड़े कदम उठाए हैं। यहाँ वजह रही है अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर में तेजी देखने को मिली है। यहाँ पे कंपनी ने अमेरिका की दिग्गज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जाबेल
के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की, जिसके तहत भारत में एआई और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। इस साझेदारी के तहत हाई डेंसिटी एआई रैक, सर्वर, स्टोरेज सिस्टम, नेटवर्किंग एंड इक्विपमेंट और डेटा सेंटरों के लिए ज़रूरी पावर और कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। दोनों कंपनियों का लक्ष्य तेज़ी से बढ़ते वैश्विक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बाजार को यहाँ पे साधना है, जिसका आकार जो साइज़ है अगले कुछ सालों में $3 ट्रिलियन तक पहुँचने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो ग्रुप की कंपनी जो है अडानी ग्रीन एनर्जी ने गुजरात के खावड़ा में 3.37 गीगावाट पर आवर क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बेस शुरू किया है। ये चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन बेस माना जा रहा है। ये सिस्टम दिन के उत्पन्न तो तमाम तरह के जहाँ पे जो सोलर एनर्जी होगी और जहाँ पे और विंड एनर्जी जो होगी उसको स्टोर करता हुआ दिखेगा। तो इस लिहाज से ये काफ़ी बड़ा फैसला है। आखिरकार जियो प्लेटफॉर्म ने सेबी के पास आईपीओ के लिए ड्राफ्ट पेपर फाइल कर दिए। इस आईपीओ का लंबे समय से इंतजार हो रहा था। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 49वीं एजीएम में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो प्लेटफॉर्म के आईपीओ का ऐलान कर दिया। जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ में करीब 27 करोड़ नए शेयर जो हैं वो इशू होते हुए दिखेंगे। कंपनी के आईपीओ में कोई ऑफर फॉर सेल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि कंपनी आईपीओ में सिर्फ नए शेयर जारी करेगी। आईपीओ से आए पैसे में से 27,500 करोड़ का इस्तेमाल कंपनी अपने कर्ज जुटाने में करेगी। यहाँ पर कर्ज को चुकाएगी। यहाँ पे कंपनी सेबी के पास फाइल डीआरएसपी के मुताबिक जियो प्लेटफॉर्म पर 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, यानी कि आईपीओ से ग्रोथ नहीं बल्कि कर्ज घटाएगी यहाँ पे कंपनी। और आप समझिए कि करीब जुटाए गए पैसों का 90% जो है वो कर्ज चुकाने में इस्तेमाल किया जाएगा। जियो के पास 52.44 यानी कि 52 करोड़ से ज़्यादा के जो है वो ग्राहक हैं यहाँ पर, फिर भी इतना कर्ज है। अब बाकी रकम कहाँ से कहाँ जाएगी ये भी आप समझ लीजिए। बाकी रकम को अगर आप समझे तो 25% राशि जो है सामान्य कॉर्पोरेट ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल होगी। नई रणनीतिक योजनाओं और विस्तार पर जो खर्च होगा निवेशकों के लिए क्यों अहम है? ये अहम इसलिए कि कर्ज कम होने से ब्याज खर्च जो है वो घटेगा, कंपनी की बैलेंस शीट और मजबूत होगी, प्रति शेयर एनएवी जो है उसमें सुधार की संभावना दिखेगी। 5G नेटवर्क विस्तार के लिए अतिरिक्त निवेश क्षमता जो है वो बनेगी। यहाँ पे फिक्स्ड ब्रॉडबैंड, एआई, क्लाउड और डिजिटल सेवाओं में ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज की जियो प्लेटफॉर्म में करीब 66.43% हिस्सेदारी है। इसमें अगर आप मेटा की बात करें तो मेटा की 9.99% हिस्सेदारी है, गूगल की 7.73% के आसपास हिस्सेदारी है, सऊदी अरेबिया वेल्थ फंड्स की 2.31% हिस्सेदारी है, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स की 2.3%, सिल्वर लेक की करीब 1.88% है। तो यानी कि जो तमाम बड़े बड़े नाम हैं आपके सामने दिखेंगे देश के और दुनिया के, बल्कि टीपीजी कैपिटल की 0.93% हिस्सेदारी है। अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई आखिर क्यों नहीं चला स्टॉक जब इतनी आईपीओ का ऐलान होता हुआ दिखा? आखिर क्या वजह रही कि जो रिलायंस का जो है स्टॉक क्यों नहीं रिएक्ट किया? इसके पीछे की वजह देखिए दूसरी, एक तो कि कहीं ये कंपनी जो है वो होल्डिंग कंपनी ना बन जाए। दूसरी बड़ी वजह यहाँ पे कि रिटेल का भी इंतजार किया था कि रिटेल को लेकर भी कुछ मुकेश अंबानी आईपीओ को लेकर कुछ ऐलान करते हुए देखेंगे, तो वो जो चीज़ें थी वो निकल के नहीं आई। इसकी वजह से स्टॉक में जो है वो आपको कोई बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिला। तो ये ओवरऑल शो था। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टॉक जो शो है पसंद आएगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।